हेलो, वेलकम टू हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल साइंस बाय दिवाकर तिवारी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमने जो है 2 क्लासों में देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, पौधों में पाचन कैसे होता है। हमारी जो 3rd क्लास थी वो थी जंतुओं में पाचन या मानव में पाचन। आज हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल मतलब मानव में पाचन की दूसरी क्लास है। देखिए, कल मैंने दांतों के बारे में बात किया था कि जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक समदंती और एक विषमदंती। विषमदंती कौन से दांत होते हैं? ऐसे दांत जो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग दांत जिसमें पाए जाते हैं वो विषमदंती होते हैं। जैसे मानव में कौन कौन से दांत पाए? मानव में कृंतक, रत्नंग ये सारे दांत पाए जाते हैं, इसलिए मानव के जो दंत हैं वो विषमदंती हैं। लेकिन वहीं मेढक की बात अगर करें कि मेढक कौन से दंती हैं, तो मेढक समदंती हैं, क्योंकि मेढक में जितने भी दांत पाए जाते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। इसीलिए मेढक क्या होता है? मेढक हमारा समदंती होता है। यहाँ पे ये वाला सवाल देखेंगे, ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है, ये सवाल पूछ लेता है, ये जो गजदंत है, गजदंत मतलब ये जो हमारा गजदंत है, गजदंत की अगर बात करें तो हमारा गजदंत, ये देखिए हाथी के सूंड के बगल में जो दांत दिखाई पड़ रहे हैं, ये कौन से दांत होते हैं? ये गजदंत रूपांतरित किसका होता है? ये जो है गजदंत रूपांतरित होता है बेटा कृंतक का। जो हमारे कृंतक होते हैं उनका रूपांतरण होता है ये वाले दांत। वहीं ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा वायरस, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाले दांत दिखाई पड़ रहे हैं, इस जीव को कहते हैं वायरस। वायरस के जो दांत होते हैं वो किसके होते हैं, कौन किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं हमारे रदनक के। वो किसके होते हैं? रदनक के। हाथी के दांत कृंतक होते हैं और जो वायरस के दांत होते हैं वो हमारे रदनक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम द्विबारदंती दांतों की अगर बात करें तो दांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं, कभी नहीं जाते, और एक ऐसे दांत होते हैं जो अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विबारदंती, 2 बार उगने वाले दांत। तो 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, सॉरी 20। ये 20 दांत पहले आते हैं, उसके बाद ये टूट करके फिर से इसकी जगह 20 दांत आ जाते हैं। वो जो दांत आते हैं वो दोबारा टूटते हैं अगर, तो वो फिर से कभी नहीं आते। इसीलिए इन 20 दांतों को कहा जाता है द्विबारदंती, 2 बार आने वाले दांत। लेकिन अस्थाई दांतों की बात करते हैं तो अस्थाई दांत टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। अस्थाई दांतों की बात करें तो अस्थाई दांत हमारे कितने होते हैं? 32, और 2 बार आने वाले दांत क्या होते हैं? 20 होते हैं। देखिए, ये जो 20 दांत होते हैं, ये जो हमारे 20 दांत होते हैं, ये मिल्क टीथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ कहलाते हैं। ये जो 20 दांत होते हैं ये दूध वाले दांत कहलाते हैं। ये जो हमारे दूध वाले दांत होते हैं वो एक बार टूट जाते हैं, उसके बाद फिर से उगते हैं। तो ये जो हमारे दूध वाले दांत हैं, एक बार अगर उग गए तो फिर से टूट जाते हैं। एक एक करके सारे के सारे 20 के 20 दांत टूट जाते हैं और उसकी जगह नए दांत पैदा हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो दूसरी बार पैदा हुए हैं 20 दांत, ये अब नहीं टूट करके दूसरी बार पैदा होंगे, क्योंकि सिर्फ ये 2 ही बार आते हैं। एक जन्म लिए तब आए, और एक जब जन्म के बाद दांत टूट करके गिर गए और उसकी जगह पर नए दांत आ गए, तो वहां पे ये जो हमारे दांत होते हैं ये 20 दांत होते हैं। लेकिन हमारी जो 12 टीथ होते हैं, 12 दांत जो होते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं। वो जीवन में एक ही बार आते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक टूट गया तो दोबारा नहीं आने वाला, कि तुम सोचो कि लाओ इसको हम तोड़ दें, क्या मतलब?
तोड़ करके इसकी जगह फिर से आ जाएंगे, लेकिन वो आने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ जीवन में एक ही बार आते हैं, लेकिन दूध वाले दांत 2 बार आते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल भी पूछा गया कि जीवन में 2 बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ये अपने टाइम पीरियड में सिर्फ 2 बार पैदा होने वाले दांत होते हैं, जबकि जीवन में एक ही बार उगने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई? 12। पहले 20 उगे दांत, उसके बाद वो टूट गए, फिर 20 दांत उसकी जगह पर आए और 12 ये, टोटल कितने दांत हो गए? 32। इसीलिए दांतों की संख्या की अगर बात करें तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। आगे देखते हैं। ये तो हो गया। देखिए, एक सेकेंड। अगर हम दंत सूत्र की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, दंत सूत्र की बात करें, तो दंत सूत्र क्या होता है? ऊपरी आधे जबड़ों में दांतों की संख्या बटे निचले आधे जबड़ों में दांतों की संख्या गुणे 2। कहने का मतलब देखो, ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे ऊपर जबड़े हैं और ये नीचे वाला जबड़ा है। ये है हमारा ऊपर वाला जबड़ा, ये है नीचे वाला जबड़ा। तो ऊपर वाले जबड़े में आधे दांतों की संख्या, मतलब इधर के जो दांत हैं इनकी संख्या और यहाँ पर इनकी संख्या गुणे 2, ये क्या कहलाता है? ये हमारा दंत सूत्र कहलाता है। आधे ऊपरी आधे जबड़ों की आधे ऊपरी आधे दांतों की संख्या बटे निचले आधे जबड़ों में दांतों की संख्या। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अस्थाई दांतों की संख्या का क्या सूत्र होता है, तो अस्थाई दांतों की, हम इसको हटा ही देते हैं, एक सेकंड, इसको मिटा करके फिर लिख रहे हैं। एक सेकंड, सॉरी टू से मिस्टेक हो गया। हाँ, अब अगर अस्थाई दांतों की बात करें, अस्थाई दांतों की बात करें, अस्थाई दांतों का क्या सूत्र होता है? अस्थाई दांतों की बात करें कि जो हमारे जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते, वो है 21, 23 बटे 21, 23 गुणे 2। ये है हमारा सूत्र। अब इसमें हम देखते हैं कि ये दो हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कृंतक होते हैं, ये कृंतक होते हैं, ये रदनक होते हैं, ये चौड़क होते हैं और ये अग्रचौड़क होते हैं। अब अगर हम यहाँ की बात करें, दो कितने दांत हो गए? 2। ये क्या कहलाएंगे? ये कृंतक कहलाते हैं। और ये जो एक है ये रदनक कहलाता है, और ये जो अगेन 2 हैं ये अग्रचौड़क कहलाता है और ये चौड़क कहलाता है। तो ये ऊपरी आधे जबड़ों की संख्या है। तो अगर कृंतक की बात करें, कृंतक कितने होते हैं? 2, 2 4, तो 4 गुणे 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 हमारे दांत कृंतक के होते हैं, एक और एक 2, 2 दूना 4। 4 हमारे दांत कहलाते हैं रदनक के। और अगर हम बात करें आगे, तो 2, 2 4, 4 दूनी 8, 8 हमारे कृंतक कहलाएंगे, 4 हमारे रदनक कहलाएंगे और फिर से 8 हमारे अग्रचौड़क कहलाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे चौड़क। तो 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 4 32, इसलिए हमारे दांत कितने होते हैं? 32। वहीं पे अगर अस्थायी दांतों की बात करें या दूध वाले दांतों की बात करें, कि मिल्क टीथ की अगर बात करें कि मिल्क टीथ का सूत्र क्या होता है, दूध वाले दांतों का सूत्र क्या होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है 2102 बटे 2102 गुणे 2। अब अगर यहाँ इसकी बात करें कि कृंतक में दांतों की संख्या कितनी होती है? 2। फिर रदनक में दांतों की संख्या की बात करें तो 1।
फिर अगर अग्र चवर्णक की बात करें तो बेटा वो शून्य होता है, और चवर्णक कितने होते हैं? 2। वही नीचे भी होता है, ये कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अगर हम यहाँ दांतों की संख्या मिला लें तो आधे ऊपर आधे जबड़े में 2, नीचे आधे जबड़े में 2, तो 2 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो हमारे कृंतक दांतों की संख्या कितनी आ गई? 8। एक और एक 2, एक और एक 2, 2 दूनी 4, ये हमारे आगे रदनक। और अग्र चवर्णक होते नहीं, 2 2 4, 4 दूनी 8। 8 हमारे क्या कहलाएंगे? ये जो 8 हमारे हैं ये कहलाते हैं चवर्णक। तो 8 और 8 16 और 4 20, इसीलिए दूध वाले दांतों की संख्या हमारी कितनी होती है? 20 होती है। आगे देखते हैं अक्कल तीत। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा हमारा इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इन सब की बात करें। ये जो हमारा दांत होता है ये कहलाता है सेकंड मोलर, और ये कहलाता है हमारा फर्स्ट मोलर। तो हमने बात किया कि बेबी में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। 20 में जो, अभी हम एक सेकंड हम सूत्र लिखे दे रहे हैं, 2102 बटे 2102। तो यहाँ पर अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर की संख्या कितनी होगी? 2। इधर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 होंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? ये सेंटर इंसीजर कहलाता है। और ये जो दांत है हमारा ये लेटरल इंसीजर कहलाता है। कैनाइन, ये वाला दांत कैनाइन है। तो एक सेकंड, ये वाला जो दांत है ये हमारा कैनाइन कहलाता है, और ये फर्स्ट मोलर है और ये सेकंड मोलर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडल्ट की, तो एडल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा टीथ होता है ये कहलाता है थर्ड मोलर, ये सेकंड मोलर और ये है फर्स्ट मोलर। तो इधर ऊपर आधे जबड़ों में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 3। अगर हम बात करें प्रीमोलर की तो ये और ये हमारे प्रीमोलर कहलाते हैं, क्योंकि प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 2। कैनाइन की अगर बात करें, ये और ये कैनाइन की बात करें तो ये कैनाइन होता है, और कैनाइन की बात क्या आता है? सेंट्रल इंसीजर। ये जो होता है ये हमारा सेंटर इंसीजर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुछ अवशोषी अंग भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे में जो है अकल दांत होता है, उसका क्या काम होता है? जो अकल दांत होता है वो 18 से 21 साल में उगना शुरू हो जाता है। कहते हैं लोग कहते हैं कि इनके दाढ़ दर्द करते हैं। दाढ़ दर्द करने का मतलब क्या होता है? अकल दांत पैदा हो रहा है। क्या बेटा वो अकल दांत के आ जाने से लोगों की अकल बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो अकल दांत होता है ये जो अकल दांत होता है ये अवशोषी अंग होते हैं, वेस्टल ऑर्गन होते हैं। वेस्ट ऑर्गन होते हैं जो होते तो हैं लेकिन इनका काम कोई कुछ नहीं होता, काम होता ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो मानव शरीर में अवशोषी अंगों की बात करें तो टोटल कितने अवशोषी अंग होते हैं? 100। मानव शरीर में टोटल 100 अवशोषी अंग होते हैं। जैसे यहाँ पे अकल दांत हो गया। अकल दांत होता है क्या? अकल दांत उगाने से लोगों के अकल आ जाती? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों की अकल तो पहले से ही होती है, और धीरे धीरे जमाने वाले धीरे धीरे अकल उनको दे देते हैं। भाई लोगों की जब ठोकरें लगेंगी तो जाहिर से बात है लोगों के अकल आएगी। लेकिन क्या अकल वाले दांत से अकल आती है? नहीं। अगला जो है ये परिशोषिका, ये भी क्या है? अवशोषी अंग है जो हमारे शरीर में तो होता है, लेकिन परिशोषिका का काम कुछ नहीं होता है। परिशोषिका को कहते हैं इंग्लिश में अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाई कहा जाती है। ये शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलान पे जो छोटा सा साइज होता है वही कहलाता है परिशोषिका अपेंडिक्स। यहीं पे अगर कर्ण पल्लों की मांसपेशियां की बात करें तो कर्ण पल्लों की जो मांसपेशियां हैं वो भी
वो भी क्या है, अवशोषी अंग है। होता तो है, कर्ण पल्लों की मांसपेशियां होती हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। अगला है निमेशक पटल, और फिर है पुरुषों के निप्पल्स। यहाँ हम देखते हैं ये पुरुषों के निप्पल्स होते हैं। तो पुरुषों के निप्पल्स क्यों नहीं बड़े होते हैं, वहीं पे महिलाओं के जो निप्पल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। क्यों? पुरुषों के जो निप्पल्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है, वो एक अवशोषी अंग होते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो वो बेबी को दूध पिलाने के काम आते हैं। वहीं पे अगर निमेशक पटल की बात करें तो ये हमारी आइस है। यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे किनारे एक व्हाइट कलर की पन्नी पाई जाती है जिसको निमेशक पटल कहते हैं। जंतुओं में क्या होता है, यही निमेशक पटल, जब कोई भी जीव या जंतु पानी में जाता है नहाने के लिए तो ये निमेशक पटल क्या करता है, लोगों की आंखों के ऊपर चढ़ जाता है और आंखों में पानी जाने से रोकता है। लेकिन मानव में निमेशक पटल बहुत कम होता है, जो एक प्रकार का अवशोषी अंग ये मान लें कि होता ही नहीं, उसका कोई काम नहीं होता है। अगर हम यहाँ बात करें अकलतीत की, तो ये ग्रीन कलर के जो दिखाई पड़ रहे हैं दांत, ये हमारे अकलतीत होते हैं। हमने बात किया कि अपेंडिक्स की, तो यहाँ पे देखते हैं, कि एक ये हमारी छोटी आंत है, ये हमारी छोटी आंत है, और यहाँ से स्टार्ट है बड़ी आंत। वहीं पे अगर अपेंडिक्स की बात करें तो ये जो पूंछ दिखाई पड़ रही है इसी को अपेंडिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते, पाचन क्या होता है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो है पाचन। पाचन क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह जो पाचन होता है वो किसकी सहायता से होता है, वो एंजाइम के द्वारा होता है। अगर हमारे एंजाइम नहीं होंगे तो मानव शरीर में कोई भी पाचन नहीं होता है। तो अगर पाचन की बात करें तो पाचन में मेन क्या होता है, पाचन में मेन होते हैं हमारे एंजाइम्स। अब यहीं पे अगर बात करते हैं उत्प्रेरक की, कि ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया को या फिर बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगर किसी प्रतिक्रिया को बढ़ा दे तब भी उत्प्रेरक, किसी की प्रतिक्रिया को घटा दे तब भी उत्प्रेरक। यहाँ पे देखते हैं कि अगर उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया को या फिर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। अगर वहां पे बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक प्रतिवर्ती क्रियाएं या प्रतिक्रिया को क्या करता है, पहला सवाल बढ़ाता है या फिर घटाता है, या फिर बढ़ाता और घटाता दोनों है, या नन, इसमें से कोई नहीं। तो बेटा वो बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर होगा ये ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ बढ़ाना हो गया, घटाना हो गया, नन हो गया, या एक और कह दिया कि इनमें से कोई भी एक कर दे, बढ़ाना घटाना, या फिर कर दे मालूम नहीं कोई ऑप्शन कर दे, या पता नहीं, तो वहां पे अगर हम बात करें उत्प्रेरक क्या करता है, प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। हमारा बढ़ाना हो जाता है करेक्ट आंसर। अब अगर हम यही बात करें एंजाइम्स की, चलिए यही बात कर लेते हैं। मुख गुहिका में पाचन, मतलब बकल कैविटी में पाचन। बकल कैविटी में पाचन कैसे होता है, देखिए हमारे मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है। हमारे मुंह में लार होती है, लार में एक एंजाइम पाया जाता। मैंने अभी बताया कि किसी भी भोज्य पदार्थों को या किसी भी खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो एंजाइम अगर नहीं होंगे तो कोई भी पाचन होगा नहीं। तो हमारे मुख गुहिका में लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं टाइलिन। लार में हमारे एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। लार में लाल ग्रंथियां होती हैं और लाल ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। ये क्या होता है टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम होता है। और टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन जो होता है वो
शर्करा को माल्टोज में बदलता है। शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम किसका होता है? टाइलिन का होता है। किसका काम होता है? टाइलिन का। शर्करा का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर माल्टोज में बदलता है तो कौन बदलता है? वो बदलता है हमारा टाइलिन। यहाँ पे एक सवाल है कि मुख गुहिका में किसका पाचन नहीं होता है? या एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि मुख गुहिका में किस भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता है? तो बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह आज का होमवर्क है आपका कि मुख गुहिका में किसका पाचन नहीं होता है। अब हम बात करें ग्रसनी या ग्रास नली में। देखिए, ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ग्रसनी या ग्रास नली में किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अगर यहाँ पर एंजाइम पाए जाते तो यहाँ पे इनका पाचन होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। आगे देखते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय में अगर पाचन की बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? वो बैक्टीरिया को मार देता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया या जीवाणुओं को मार देता है। जितने भी जीवाणु होंगे हमारे पेट में उन सबको क्या करता है? ये मार देता है। भाई किसी भी खाने में कोई कीड़े मकोड़े या कुछ भी चला जाता है तो उसको ये हजम कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। भोजन में जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं उन सभी को नष्ट कर देता है। ये जो अमाशय में उपस्थित एंजाइम्स होते हैं, जो असक्रिय एंजाइम्स होते हैं, उनको ये क्या करता है? उनको ये सक्रिय कर देता है। जितने भी अमाशय में असक्रिय एंजाइम्स होते हैं या निष्क्रिय एंजाइम्स होते हैं उनको ये क्या करता है? सक्रिय बना देता है। जैसे यही एक एंजाइम्स है, इसकी बात करें, इस एंजाइम्स का क्या नाम है? पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या है? पेप्सिनोजिन जो है निष्क्रिय एंजाइम्स हैं, और ये जो निष्क्रिय एंजाइम्स हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? सक्रिय बना देता है। क्या कर देता है? सक्रिय बना देता है। और सक्रिय जब बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेप्सिन। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि असक्रिय या निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम किसका होता है? तो वो होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान, एक सेकंड, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि जब एसिडिटी क्यों बनती है, एसिडिटी की अगर बात करें, मतलब जिसको कहते हैं गैस, एसिडिटी की अगर बात करें तो जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है हमारे अमाशय में ज्यादा हो जाता है, तो होता क्या है? एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी बन जाती है। जब हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाए तो वो एसिडिटी कहलाता है। और एसिडिटी जब बन जाती है तो ये करता क्या है? ये श्लेष्मा की परत का क्षरण करता है। ये जो श्लेष्मा क्या होता है, अब यहाँ पे देख लेते हैं श्लेष्मा क्या होता है। ध्यान से देखें, ये जो हमारे अमाशय के ऊपर की जो दीवार है ये श्लेष्मा है। इस दीवार या इस परत को क्या करता है एसिडिटी? ये क्षरण करने लगता है। एसिडिटी का क्या करने लगता है? एसिडिटी जो है वो श्लेष्मा की जो परत होती है उसका क्षरण करने लगता है, उसको काटने लगता है। वहीं पे
जब उसका क्षरण होता है तो उसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है। जब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी की वजह से श्लेष्मा की परत का क्षरण हो जाता है, और श्लेष्मा की परत का जब क्षरण हो जाता है उसी को एक नाम से जाना जाता है, पेप्टिक अल्सर। क्या कहा जाता है उसको? पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अल्सर का मतलब होता है बेटा घाव। तो जब हमारे अमाशय में या हमारे स्टमच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, श्लेष्मा की जो परत होती है, ये होती है श्लेष्मा की परत, इसका क्षरण होने लगता है। और जब इसका क्षरण होने लगता है तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे एक सवाल आता है कभी कभी, ये जो भित्तीय कोशिकाएं होती हैं वो किसका स्रावन करती है? भित्तीय कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है। ये जो हमारी श्लेष्मा की परत होती है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? श्लेष्मा की परत अमाशय की भित्ति को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अभी जो मैंने बताया था वही यहाँ पे लिखा है। देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये एसिडिटी बनाता है। तो एसिडिटी बनाता क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा कैसे होती है? जब हम कहीं जाते हैं, किसी शादी पार्टी में गए और वहां पे गए, चलो पनीर खा लेते हैं, पनीर बढ़िया से मटर पनीर खाएं, चावल भी खाएं, ये सारी चीजें खाना खाएं, और खाना खाने के बाद रसगुल्ला देखते हैं, रसगुल्ले पे भाई कूद जाते हैं, कहते चलो भाई रसगुल्ला खाया जाए, रसगुल्ला भी खाए, छेना देख लिए उसको भी खा लिए, और उसके बाद बाहर आए, बाहर टिक्की समोसा लगे हैं बेटा उसको भी खा लिए। तो जब ज्यादा खाना खा लेते हो तो तुम्हारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और तुम्हारे पेट में बनने लगती है एसिडिटी, और तुम वही गाना याद करते हो, पेट में हो रही गुड़गुड़। तो पेट में गुड़गुड़ नहीं होगी कब? जब कम खाना खाओगे। अब आगे देखते हैं। तो जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी होता क्या है? ज्यादा खाने से। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब एसिडिटी हो जाता है, तो श्लेष्मा की जो परत होती है उसका क्षरण होने लगता है, और ये जो परत का क्षरण जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अल्सर का मतलब क्या होता है? घाव। ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये बेटा दो तरीके से होता है, या फिर एसिडिटी की वजह से अल्सर क्यों होता है? तुम्हारे अमाशय में अल्सर क्यों होता है? वो होता है एसिडिटी की वजह से। जब तुम कहीं ज्यादा खाना खा लेते हो तो एसिडिटी बन जाती है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और एक और होता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या है बेटा? ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये क्या है? एच पाइलोरी क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है जिसका पूरा नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेक्टोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अमाशय में पाचन की। अगर बात करते हैं तो अमाशय में पाचन तो मैंने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। अब वहीं पे और देखते हैं, अमाशय में एक पाचन ग्रंथियां होती हैं। अमाशय में क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां होती हैं, और इसमें जठर ग्रंथियां भी होती हैं। अमाशय में पाचन ग्रंथियां भी होती हैं और जठर ग्रंथियां भी होती हैं। जठर ग्रंथियां क्या है? अमाशय में पाचन ग्रंथियां, और पाचन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जठर ग्रंथियां। और ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये क्या करती हैं? जठर रस का निर्माण करती हैं। जठर रस का निर्माण कौन करता है? जठर ग्रंथियां करती। तो जठर ग्रंथियां करती हैं। अब यहाँ पे तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे हमारे अमाशय में तीन एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, और तीसरा है लाइपेज। तो हमारे अगर स्टमच की बात करें तो इसमें तीन एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। आइए हम बात करते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज क्या होता है ये तीनों।
देखिए भाई, ये जो ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको गठर ग्रंथियां कहते हैं, ये ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? जठर रस स्रावित करती हैं, अभी मैंने देखा। तो यहाँ पे हमारे 3 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। अब ये प्रोटीन क्या होता है? ये बहुत छोटे छोटे अमीनो अम्ल जो होते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और बहुत सारे प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं? पेप्टॉन बनाते हैं। तो प्रोटीन किस में टूट जाता है? पेप्टॉन में टूट जाता है। और अगर रेनिन की बात करें, रेनिन क्या करता है? कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। ये कैसीन क्या होता है? ये एक प्रकार का दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट क्या होता है? ये दही में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो होता है कैसीन। अगर दही की बात करें कि दही में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। तो दूध को दही में बदलने का काम किसका होता है? दूध का दही में बदलने का काम किसका होता है? रेनिन। रेनिन एक एंजाइम्स होता है जो दूध को दही में बदल देता है। अब आगे बात करें लाइपेज की। ये जो लाइपेज होता है, ये क्या करता है? ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, एक सेकेंड, ग्लिसरॉल किसमें बदल देता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो देखो बेटा, ये जो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम्स होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेनिन। दूध को दही में बदलने का काम क्या कहलाता है? रेनिन कहलाता है। अब देखो, अमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता है? यहाँ जरा पीछे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन का पाचन हो रहा है, यहाँ पे वसा का पाचन हो रहा है। किस एनर्जी का पाचन नहीं हो रहा? किसका पाचन नहीं हो रहा है यहाँ पे? वो है शर्करा। शर्करा का पाचन यहाँ पे नहीं हो रहा है। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने कोई भी खाना खाया, तो ये हमारे कोई भी खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाने हमारे ग्रास नली के द्वारा कहाँ पे आया? अमाशय में। अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय से खाना हमारे यहाँ पे ऐसे आया, और यहाँ पे एक यहाँ पे पत्ती के जैसे, ये पत्ती के जैसे क्या पाया जाता है? पत्ती के जैसे एक अग्नाशय पाया जाता है, पैंक्रियास पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। पैंक्रियास क्या करता है? अग्नाशय क्या करता है? एक अग्नाशयी रस बनाता है। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय एक अग्नाशयी रस बनाता है। इसको डार्क बना देते हैं। ये देखो, ये जो अग्नाशय होता है, ये अग्नाशयी रस बनाता है। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशयी रस बनाता है। वहीं पे अगर इसकी बात करें, ये है हमारा लीवर। ये है हमारा लीवर। अब लीवर क्या करता है? लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल जूस क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेटा पित्त रस। यहाँ पे किसका निर्माण होता है? यहाँ पे निर्माण होता है बाइल जूस का। पित्त रस का निर्माण होता है हमारे लीवर में। वहीं पे ये जो है, वहीं पे इसकी बात करें तो ये बेटा क्या है? ये है पित्ताशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये क्या है? ये पित्ताशय है। और ये हमारा क्या है? ये लीवर है। तो पित्ताशय से निकलती हैं दो नलिकाएं, जो हमारे अग्नाशय में, सॉरी, हमारे पैंक्रियाज में टच होती हैं। अब इसको खत्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा लीवर है। लीवर में क्या होता है? एक सेकंड बड़ा बना देते हैं तब समझ में आएगा। ये
ये है हमारा लीवर। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, बाइल जूस मतलब पित्त रस का निर्माण होता है। और ये जो हमारा है ये गोल गोल है, ये कहलाता है बेटा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त रस जो होता है हमारा वो स्टोर हो जाता है, और ये पित्त रस आगे चलता है और अग्नाशय रस में अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयी रस बनाता है। तो ये दोनों पित्त रस और अग्नाशयी रस जहाँ पे खाने में मिलते हैं, वो जो भाग होता है वो हमारा कहलाता है छोटी आंत का ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है, ग्रहणी। तो छोटी आंत में सबसे पहला जो पार्ट होता है, छोटी आंत में पाचन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ग्रहणी होता है। ग्रहणी में होता क्या है, इसमें अग्नाशय रस, भोजन में अग्नाशय रस और बाइल जूस मतलब पित्त रस दोनों क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, अब वही चीज बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल हैं। प्रोडक्शन, बाइल जूस, बाइल जूस का प्रोडक्शन कौन करता है, बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर। संचित कौन करता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय क्या करता है, इसको स्टोर करता है। क्या इसमें कोई एंजाइम होते हैं, लीवर में तुम्हारे कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसीलिए लीवर में कोई भी पाचन नहीं होता है। अब देखिए ये क्या करता है, जब पाचन होता नहीं है तो करेगा क्या भाई, एंजाइम कोई भी नहीं होते हैं, तो ये अगर पाचन नहीं करता है तो करता क्या है, ये वसा के पाचन में सहायता करता है। ये जो लीवर होता है वो वसा के पाचन में सहायता करता है। और कैसे करता है, एमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। एमल्सीकरण होता क्या है, अब देखो उसको बता रहे हैं। देखें पेज छोटा है, हाँ छोटा है। अब यहाँ पे देखते हैं एमल्सीकरण होता क्या है। देखिए ये हम बात करें, ये वसा की बड़ी बूंद है। क्या है, वसा की बड़ी बूंद, वसा की बड़ी बूंद है। और बाइल जूस क्या करता है, ये जो हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस है, ये क्या करता है, ये हमारे बड़ी बूंद को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। ये जो वसा की बड़ी बूंद है इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसी को क्या कहा जाता है, एमल्सीकरण कहलाया जाता है। एमल्सीकरण क्या होता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को बाइल जूस के द्वारा जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, एमल्सीकरण कहा जाता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम पैंक्रियाज की बात करें। अब देखिए अभी मैंने बात किया था पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय जो है हमारा वो अग्नाशय रस निकालता है, अग्नाशयी रस। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। अगर इसमें एंजाइम्स हैं तो भाई जाहिर सी बात है अग्नाशय है क्या, ये समझ लो। अग्नाशय जो होते हैं वो अग्नाशय पैंक्रियाज, ये यहाँ पे देखते हैं, ये छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ये यही है हमारा पैंक्रियाज अग्नाशय। और अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तो भाई अगर एंजाइम्स पाए जाएंगे तो अग्नाशय में पाचन होगा। एक होता है, सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। लाइपेज सब जगह दिखेगा हमें, क्यों, क्योंकि लाइपेज के पाचन, लाइपेज का वसा का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन होता है, लाइपेज करता है। लिपिड का पाचन मतलब वसा का पाचन बहुत हार्ड होता है, वसा का पाचन जल्दी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लाइपेज हर जगह तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। और स्टार्च, स्टार्च मतलब मंड, मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है, एमाइलेज करता है। और जो वसा होता है, लिपिड होता है, उसको फैटी एसिड मतलब वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस पाचक ग्रंथि का स्राव को संपूर्ण पाचक रस कहते हैं। संपूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं, अग्नाशय को, पैंक्रियास को हम संपूर्ण पाचक
रस कहते हैं। आगे देखते हैं जेजुनम। अभी मैंने इलियम उसकी बात कर ली, ड्यूडेनम की, अब बात करते हैं जेजुनम। इसमें पाचन नहीं होता है भाई, इसमें पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या इसमें एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें एंजाइम्स जो है पाचन नहीं होता है। पाचन नहीं होता तो होता क्या है? इसमें भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इसमें पाचन नहीं होता, इसमें क्या होता है? इसमें सर्वाधिक अवशोषण होता है भोजन का। आगे देखते हैं। आगे है बेटा इलियम। इलियम में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको आंत्र ग्रंथि कहते हैं। आंत्र ग्रंथि क्या करती है? आंत्र रस स्टोर करती है। आंत्र रस में 5 ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहला है लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और पेप्टिडेज और लाइपेज। देखिए जहां पे एज आएगा वो है सफिक्स किसका? एज सफिक्स है हमारे एंजाइम्स का। एज सफिक्स किसका है? एंजाइम्स का। अब हम इन पांचों के बारे में बात करेंगे। ये जो चलिए चित्र बनाया है, थोड़ा दिखाई पड़ता है, थोड़ा नहीं दिखाई पड़ता। चलिए हम बता देते हैं, बताएंगे, तुम लोग नोट कर लेना। ये जो हमारा लैक्टेज है, लैक्टेज करता क्या है? लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। छोटा कर लेते हैं तो लिखते बनेगा। ग्लूकोज को लैक्टेज क्या होता है? लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। गैलेक्टोज में बदल देता है। ये जो सुक्रेज है, ये सुक्रेज किस में बदल देता है? सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये जो माल्टेज है, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। वहीं पे पेप्टिडेज की बात करें या पेप्टॉन की बात करें, पेप्टिडेज की बात करें तो ये पेप्टॉन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो एसिड में बदलने का काम किसका होता है? पेप्टिडेज का होता है। और फिफ्थ है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये देखिए। लैक्टोज को क्या पूछा जाता है? यहाँ पे पूछ लिया जाता है ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज को और किस नाम से जाना जाता है? तो लैक्टोज को और किस नाम से जाना जाता है? लैक्टोज को क्या कहते हैं हम? शुगर मिल्क। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? शुगर मिल्क कहा जाता है। ये जो सुक्रेज होता है इसको गन्ने का रस कहते हैं। गन्ना रस मतलब शुगर, केन शुगर कहते हैं। और ये जो फ्रक्टोज होता है इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। फलों में पाई जाने वाली शर्करा और गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं और फलों में पाई जाने वाली शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। सबसे स्वीटेस्ट शुगर, सबसे ज्यादा अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है? वो होती है फ्रक्टोज। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये तुम्हारा सवाल है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। पूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ पे? छोटी आंत में इलियम में। इलियम में पूर्ण पाचन हो जाता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं लेकिन इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। सीकम, कोलन और रेक्टन। सीकम क्या करता है? मनुष्य का जो सीकम होता है वो अपेंडिक्स में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य का जो सीकम होता है वो अपेंडिक्स में परिवर्तित हो जाता है। और कोलन क्या करता है? इस भाग में जल को अवशोषण होता है।
इस भाग में जल का अवशोषण होता है। ये जो कोलन होता है ये जल का अवशोषण करता है। वहीं अगर रेक्टम की बात करते हैं तो ये रेक्टम क्या करता है, इस भाग में मल जो है, वेस्ट मटेरियल जो है वो थोड़े समय के लिए स्टोर रहता है, थोड़े समय के लिए ये स्टोर रहता है, उसके बाद मलाशय के द्वारा वही बाहर निकल आता है। तो हमारे बड़े आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। आगे देखते हैं अवशोषण क्या होता है। तो पचे हुए भोजन का रक्त में जाकर मिल जाना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। जितना भी खाना हमारा पचा छोटी बड़ी आंत में, तो उन सभी का अवशोषण किस में हो जाता है, रक्त में जाकर के अवशोषण हो जाता है, रक्त में जाकर के मिल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, ध्यान रखिएगा। अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। तो पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि और विकास में उपयोग होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। जो पचा हुआ भोजन है, पचे हुए भोजन को शरीर की वृद्धि और विकास में उपयोग होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ये एसिमिलेशन हमारा फोर्थ पॉइंट है, और इजेशन मतलब बहिक्षेपण क्या होता है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है। ये क्या होता है, बहिष्करण क्या होता है, जो अपचे भोजन होते हैं, जो पच नहीं पाता है, उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। अपचे भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा गए हैं, उन सवालों के बारे में हम बात करते हैं और हमारी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस ये लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने का काम किसका होता है। भाई एक सवाल है कि जो हमारे लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने का काम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस का। कैरोटीन किस में पाया जाता है, ये कैरोटीन जो होता है वो एक येलो पिगमेंट होता है जो गाजर और गाय के दूध में पाया जाता है। अगर ये सवाल आए कि गाय का दूध जो है पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण, या गाजर का रंग लाल होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अब केराटिन क्या होता है, कैरोटीन और केराटिन में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ये येलो पिगमेंट होता है, और ये जो केराटिन है ये डेथ प्रोटीन होता है, मृत प्रोटीन होता है। जैसे बालों में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। नाखूनों में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। पक्षियों के पंखों में कौन पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। जानवर की सींगों में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। और मनुष्य की त्वचा में भी क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है, यहीं पे समाप्त होती है। आज हमारा जो मानव में पाचन या जंतुओं में पाचन है वो समाप्त हुआ, और कल हम बात करेंगे श्वसन की, कि श्वसन क्या होता है। अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।